स्टूडेंट, आपका मेरे इस चैनल योर फिजिक्स फ्रेंड में स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12th। दिस इज़ द चैप्टर 2 सॉल्यूशन। तो आज से हम सॉल्यूशन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सॉल्यूशन से रिलेटेड जो है जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, सबका डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आता है जिसकी जानकारी हमको होनी चाहिए, वह है वांट हाफ फैक्टर। तो सबसे पहले हम आज के वीडियो में हम इसी वांट हाफ फैक्टर्स को समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है और इसकी क्या नीड है। तो दिस इज़ फर्स्टली इट इज़ डिनोटेड बाई आई। जो वांट हाफ फैक्टर्स होता है उसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो दिस इज़ द सिंबल ऑफ वांट हाफ फैक्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अगर हम आई की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो इसका मतलब होता है मोलर मास थ्योरेटिकल अपान मोलर मास ऑब्जर्व। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक थ्योरेटिकल आता है, एक ऑब्जर्व आता है। इन दोनों का मतलब क्या है? तो ऑब्जर्व का मतलब होता है रियल, जो एक्चुअल में होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व। एक है थ्योरेटिकल विच इज़ गिवन, जो दिया होगा उसको हम बोलेंगे गिवन। तो जितना मोलर मास दिया होगा ज़रूरी नहीं है कि रिएक्शन में उतना ही बिहेव करे। तो इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक आएगा मोलर मास थ्योरेटिकल और दूसरा आ जाएगा मोलर मास ऑब्जर्व। अगर इसी मोलर मास को अगर हम गिवन मास अपान मोलर मास करें तो उसको हम नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। यहाँ से दूसरा फार्मूला आ गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। बेसिकली हम इसमें सॉल्यूट की बात करेंगे। मोल्स जो होंगे, मोलर मास जो होंगे, वो सॉल्यूट्स के होंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट थ्योरेटिकल अपान नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ऑब्जर्व। तो इसके दो फार्मूले आ गए। अगर इसका जनरल फार्मूले की मैं बात करूँ तो जनरल फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू 1 + n - 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स। यहाँ पे जो एक्स है, एक्स को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समटाइम्स इसको हम अल्फ़ा से भी डिनोट कर सकते हैं, डेट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। तो अल्फ़ा रहेगा तो अल्फ़ा किस में होगा? परसेंट में होगा, और जो एक्स होगा परसेंट में नहीं होगा। तो दिस इज़ द मेन फार्मूला। तो अब आई तो हमको समझ में आ गया आई होता क्या है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे हम करते हैं। इसमें बहुत सारे केसेस हैं। तो हमारा फर्स्ट केस है डिसोसिएशन का केस ले लेंगे। इसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो कोई चीज़ डिसोसिएट होगा या तो कोई चीज़ एसोसिएट होगा। तो अभी हमने डिसोसिएशन का केस लिया और वो डिसोसिएशन कैसा है? 100% है। तो 100% डिसोसिएशन को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका जनरल फार्मूला क्या हो गया? इसका जनरल फार्मूला हो गया, सपोज को जैसे मेरे पास कोई नंबर ए था, यह डिसोसिएट हुआ। डिसोसिएट होने के बाद क्या हो गया? यह टूट गया। डिसोसिएशन मतलब होता है टूटना। टूट के क्या हो गया? इसने ए से एन टाइम्स बी बना दिया। मतलब हमारे पास पहले ए था और यह टूटने के बाद कितना हो गया? इसके एन टुकड़े हो गए। और एन टुकड़े जो है किसके हैं? वो अलग किसी कंपोनेंट्स के होंगे। इसको अटैच करेंगे तो ए मिल जाएगा। यानी ए से टूट के कितना हो गया? एन बी। तो यहाँ ए ब्रेक हो रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया डिसोसिएशन। अगर ये 100% डिसोसिएट होगा तो इसका अल्फा कितना होगा? 100%। तो जब एक्स होगा तो एक्स को 100% का जब परसेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे 100% डिसोसिएशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या आ सकते हैं? या तो स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए, या स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, या सॉल्ट। सॉल्ट में सभी सॉल्ट चलेंगे। तो तीन स्ट्रॉन्ग एसिड जो जनरली हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, HNO3, HCl और H2SO4। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या हो जाएगा? NaOH, KOH, NbAOH का होल ट्वाइस। सॉल्ट में सभी सॉल्ट आएंगे, कुछ सॉल्ट यहाँ पे लिखा गया है NaCl, H2SO4। इन सब का क्या होगा? 100% डिसोसिएशन होगा। और 100% डिसोसिएशन का मतलब हो गया एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। अब इसको हम समझते हैं। जो हमारे पास फार्मूला था वो फार्मूला क्या था? आई इज इक्वल टू 1 + n - 1 इंटू एक्स। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1 आ चुकी है। तो आई इज इक्वल टू 1 + n - 1 इंटू 1। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आई इज इक्वल टू 1 + n - 1। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो आई कितना आएगा? जितना एन होगा। एन का मतलब क्या हो गया? डिसोसिएशन, कितने पार्टों में वह टूट रहा है। जैसे मैं सी एल की बात अगर करें तो ये सी एल ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा? H+ बना देगा और Cl- बना देगा। तो यहाँ से जो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो आई की वैल्यू भी कितना हो गया? 2 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम H2SO4 ले लें। तो H2SO4 के केस में यहाँ पे अगर देखा जाए तो H कितने हैं? तो 2H+ है और SO4- है। तो अगर देखा गया तो यहाँ पे दो टुकड़े इसके हुए, एक टुकड़ा इसका हो गया। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो i की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। और एग्जांपल देखा जाए, सपोज करो अगर हम यहाँ पे BaOH का होल ट्वाइस ले लिया, एक बेस ले लिया। ये कौन सा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। इसमें भी क्या होगा? दो भागों में टूटेगा। इसमें Ba जो है वह +2 में टूट जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2OH- हो गया। तो यहाँ पे कितने टुकड़े हो गए इसके? 3 टुकड़े हो गए। तो यहाँ से i की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई।
ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहा। सपोज करो अगर हम साल्ट की बात करें, हम NaCl सॉल्ट ले लें। NaCl सॉल्ट में क्या हो गया, ये Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में। इसके कितने पार्ट हो रहे हैं, 2। इसका आई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लें, सपोज करें दिस इज द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसका नेम क्या होगा, इसको हम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में बताएंगे। तो ये इसमें 2 तरह के जो है स्पेयर होते हैं, आउटर स्पेयर और इनर स्पेयर। अगर ये ब्रेक होगा तो 4K प्लस हो जाएगा, और जो ये वाला स्पेयर है FeCN6, इस पर कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पे देखा गया 4 टुकड़ा इसका हुआ, 1 टुकड़ा इसका हो गया। अब ये ब्रेक होने वाला नहीं है फर्दर। यहाँ पे N की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वहाँ पे N की वैल्यू कितनी होगी वह डिपेंड कर, I की वैल्यू कितनी होगी वह डिपेंड करता है कि N कितना है। जितना N होगा उतना ही I हो जाएगा। नोट में देखा जाए अगर, तो 2 चीज़ें होती है जिसमें हमको कन्फ्यूजन होती है। एक होता है डिसोसिएशन और एक होता है आयोनाइजेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सपोज करो मेरे पास एक कंपाउंड है A2B, यह A2 प्लस B में टूटा, इसको हम क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन। हमने सेम कंपाउंड ले लिया, इस समय ब्रेकिंग कैसे हो रहा है, 2A प्लस और B-2, जिसको हम क्या बोल देंगे, आयोनाइजेशन बोल सकते हैं। ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन। यहाँ पे एक नोट्स है, इसको ध्यान से पढ़िए। जो आयोनाइजेशन होता है उसको हम डिसोसिएशन बोल सकते हैं। आयोनाइजेशन कैन बी सेड डिसोसिएशन, बट डिसोसिएशन कैन नॉट बी सेड आयोनाइजेशन। मतलब जो इसको हम डिसोसिएशन बोला जा सकता है, बट अगर ऐसे हम बोले तो यह रॉन्ग हो जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो किसको पढ़ रहे थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, जो 100% जो रहा था डिसोसिएट हो रहा था। अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वह क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा उसका अल्फा जो होगा वो 100 से कम होगा, और जो उसका एक्स होगा वह 1 से छोटा हो जाएगा। फार्मूला तो यही लगेगा, I इक्वल टू 1 + n-1 इंटू एक्स। और अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो अगर वो एसिड होगा तो फार्मूला क्या होगा, CH3COOH। ये सब जो है वीक एसिड के एग्जाम्पल्स हैं, और ये सब जो है वीक बेस के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें सॉल्ट नहीं आया। सॉल्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। जब स्ट्रॉन्ग होता है तो हम इसमें वीक की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सॉल्ट को कंसीडर नहीं किया गया है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा, सपोज करो, अब इसको लर्न करना तो पॉसिबल नहीं है, मेरे पास एक CH3COOH मिल गया। अब ये कंपाउंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे उसमें क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है। अगर ये परसेंटेज दिया रहेगा तो वह वीक होगा, और परसेंटेज नहीं दिया होगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा गया तो इसका जो आयोनाइजेशन वो कितने का है, 10% का है। इस 10% को अगर हम एक्स में कन्वर्ट करें तो एक्स कितना हो जाएगा, 10/100। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1। अब इसको हम सॉल्व करें, अगर अगर n की वैल्यू चेक किया जाए कि n कितना होगा यहाँ पे, तो मेरे पास CH3COOH है। अब चूँकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें इस तरह से सिंबल आएगा, ये जो दोनों तरफ प्रोसेस के पॉसिबल हैं। तो अगर इसको हम ब्रेक करें तो 2 भागों में ब्रेक होगा। एक हो जाएगा CH3COO- और दूसरा जो पार्ट मिलेगा वो मिलेगा H प्लस। यहाँ से अगर n की वैल्यू दिखा जाए तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, I। फार्मूला क्या है, 1 + n-1 इंटू एक्स। तो दिस इज 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, 1 इंटू 0.1। तो दिस बिकम 1 + 0.1। यहाँ से आंसर कितना आ गया, 1.1। इसका अल्फा आ गया 1.1। तो किसी भी क्वेश्चन को हम ध्यान से स्टडी करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे क्या उसमें परसेंटेज डिसोसिएशन या परसेंटेज आयोनाइजेशन दिया हुआ है। अगर दिया हुआ होगा तो वह वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कैलकुलेट I एंड दिस इज द साल्ट, दिस इज द साल्ट। और ये सॉल्ट है, ये कौन सा सॉल्ट है, ये वीक सॉल्ट है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 90% आयोनाइजेशन। यानी अगर यहाँ से देखा गया इसका जो अल्फ़ा है वह कितना है, 90%। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.9। इसका हम x कैलकुलेट कर चुके हैं, अभी प्रीवियस में बताया गया कि यहाँ से जब इसका n निकालेंगे तो n कितना आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा। मेरा मेन टारगेट है I को कैलकुलेट करना। तो I का फार्मूला क्या है, 1 + n कितना आया हुआ है, 5 - 1 इंटू एक्स कितना आया, 0.9। तो दिस इज 1 + 4 इंटू 0.9। तो दिस इज 1 + 3.6। तो दिस इज़ 4.6। इसका आई आ गया 4.6। तो जितने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका जो आई होगा वो 1 से ज़्यादा ही होगा। ये क्लियर है, ठीक है। थर्ड केस देखते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स।
तभी हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को पढ़ा और उसका हमने किसको पढ़ा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को पढ़ा। थर्ड हमारा क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी जिसका अल्फा जो होगा वो कितना हो जाएगा 0%। तो अगर 0 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो एक्स भी कितना आ गया 0। आई का फार्मूला क्या होता है 1 + n - 1 × एक्स, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो पूरा नंबर कितना हो जाएगा 0, तो 1 + 0 = 1। तो अगर सपोज़ करो जिसका आई 1 है तो वह ज़रूरी नहीं है कि वह स्ट्रॉन्ग ही होगा, वह हो सकता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो या हो सकता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकता है। अब देखा जाएगा इसको ध्यान से, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स में कौन कौन से हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ये ऐसे नंबर्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो पानी में जाने के बाद सीधा घुल जाते हैं, सॉल्यूबल हो जाते हैं, बट इनका डिसोसिएशन और आयनाइजेशन नहीं होता है। इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। और ये 100% श्योर है कि अगर ये नंबर्स आ जाएंगे तो इनका जो आई होगा वो हमेशा कितना होगा 1 होगा। ओके, अब इसको हम कैसे अपने लाइफ में यूज़ करेंगे, क्वेश्चंस में कैसे इसको यूज़ करेंगे उसको हम समझते हैं। तो अगर सपोज करो हमारे पास मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है, हमने बताया कि बेसिकली इसमें हम करते क्या है, सॉल्यूट्स की बात करते हैं। तो सॉल्यूट का अगर मोल निकालना हो तो ये दो तरह का हो सकता है, एक ऑब्जर्व हो सकता है, एक थ्योरेटिकल हो सकता है। ऑब्जर्व का मतलब होता है जो रियल में हो, और थ्योरेटिकल का मतलब है जो गिवन हो, जो क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे क्वेश्चन है 58.5 ग्राम NaCl और 180 ग्राम ग्लूकोज आर टेकन इन 5 लीटर सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स मोल। इसके हमको मोल कैलकुलेट करने हैं। तो इसके मोल कैलकुलेट करने हैं तो पहले डिपेंड करता है किस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो अगर ये क्वेश्चन सॉल्यूशन का है और उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात की जा रही है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होते क्या, इनको हम अगले चैप्टर अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तब की बात कर रहा हूँ, अगर इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है तो यहाँ पे 1/2 फैक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर वो क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो वहाँ पे 1/2 फैक्टर्स को हम यूज़ करेंगे। तो अगर इस NaCl को देखा गया तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो गया, इसका आई कितना होता है 2 होता है। अगर इस ग्लूकोज को देखें तो यह क्या है, वीक है, तो इसका आई कितना होता है 1 होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो जो मोल का फार्मूला है वो क्या होता है, गिवन मास अपान मोलर मास। तो अगर मैं, चूंकि क्वेश्चंस में दिया हुआ है 58.5 ग्राम, तो थ्योरेटिकल दिया है तो पहले हम थ्योरेटिकल को कैलकुलेट करेंगे, वहाँ से क्या निकालेंगे, ऑब्जर्व लगाएंगे। तो थ्योरेटिकल कैसे निकालेंगे, गिवन मास मतलब 58.5 और मोलर मास NaCl का कितना होता है 58.5, तो डिवाइड करा तो वैल्यू कितनी आ गई 1। ये 1 जो आया है मोल्स आया है, किसके लिए आया हुआ है, थ्योरेटिकल मोल। बट ये क्वेश्चन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का है तो मुझे इस थ्योरेटिकल की नीड नहीं है, मुझे ऑब्जर्व की नीड है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, उस नंबर में आई से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे NaCl का आई कितना होता है 2 होता है, तो 1 × 2 = 2। तो इस क्वेश्चन में जो NaCl है इसके दिए तो 1 मोल है, लेकिन 1 मोल किस तरह बिहेव करेगा, 2 मोल की तरह बिहेव करेगा, किसके साथ, ग्लूकोज के साथ। इसी तरह ग्लूकोज की मैं बात करूँ तो गिवन मास अपान मोलर मास, तो ये कितना आया 1। बट ये थ्योरेटिकल है, मुझे क्या चाहिए, ऑब्जर्व चाहिए, जिसमें हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ग्लूकोज का आई कितना होता है 1 होता है, तो 1 × 1 हमेशा कितना होता है 1 होता है। इस तरह हमने यहाँ पे जो है ऑब्जर्व मोल्स और थ्योरेटिकल मोल्स को कैलकुलेट किया। अब इसका यूज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी मेरा जो मेन एम था वो था कि 1/2 फैक्टर निकालते कैसे हैं, इसको आपको समझा देना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज़ करेंगे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, 1/2 फैक्टर समझ में आया हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और कोई अगर डाउट हो किसी भी